Hello, my dear students. How are you all? Dear students, today we are going to study the summary of atomic research. In the beginning, we studied the very first model proposed by Rutherford. और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने के बाद हमें पता चला था कि न्यूक्लियस क्या होता है और इलेक्ट्रॉन्स एटम के किस हिस्से में मौजूद होते हैं। मगर ड्यू टू इनसफिशिएंट रिसर्च और improper explanation of his atomic model as per classical theories of physics, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद हमें एक दूसरा मॉडल पढ़ना पड़ा, दैट इज़ नील बोहर। बोहर के एटम ने मज़ीद डिफ़ाइन किया इलेक्ट्रॉन्स की जगह को। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एटम में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स पर होते हैं जो कि सर्कुलर पाथ्स होते हैं। बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स के इन ऑर्बिट्स को एनर्जी स्टेट्स का नाम दिया और इन एनर्जी स्टेट्स पर उसने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंस भी कैलकुलेट करके बताया। यही नहीं बल्कि एंगुलर मोमेंटम को भी स्टडी किया गया। बोहर के एटॉमिक मॉडल को कंफर्म किया स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स ने। When we study the spectrum of atom, we get to know that electrons are present at different energy levels. Now further, इलेक्ट्रॉन्स की उन एग्जैक्ट जगहों को डिफाइन करने की कोशिश की गई। फिर एक्सरे की इन्वॉल्वमेंट सामने आई। साथ ही साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक नए रास्ते पर डाल दिया, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद ये पता चला कि ये एनर्जी पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज अ वेव। डी ब्रॉगली के बाद जब हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक वक्त में एक्यूरेसी के साथ बताना नामुमकिन है। इस कंफ्यूजन के बाद यानी इलेक्ट्रॉन की कोई जगह डिफाइन नहीं हो रही थी, एक ऐसी पोजीशन इन द एटम विच इज़ said to be with accuracy. श्रोडिंजर नामी साइंसदान ने वेव मैकेनिक्स पर काम किया और उसने अपनी इक्वेशंस के थ्रू ये डिसाइड करके बताया, ये कॉन्क्लूड करके बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते, मगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ वो जगह, वो रीजन ज़रूर बता सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? वी स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन। अ क्वांटम नंबर इज़ अ वैल्यू दैट इज़ यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स अवेलेबल टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यानी आसान अल्फाज में क्वांटम नंबर्स वो मैजिकल नंबर्स हैं जो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की सही जगह यानी उसकी सही स्टेट बताते हैं और इनका इस्तेमाल श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन में हाइड्रोजन के एटम के लिए किया गया था। सो लेट अस बिगिन। व्हाट आर देयर टाइप्स? सो इट इज़ डिसाइडेड दैट क्वांटम नंबर्स आर दोज वैल्यूज which are 4 in types, and each type of quantum number is defining the state of the electron in any atom. जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की एग्जाम्पल लेना बहुत इजी है क्योंकि हाइड्रोजन के एटम पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। बट व्हेन वी अप्लाई दिस एक्सप्लेनेशन फॉर दोज एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज़्यादा हैं, तब इन तमाम वैल्यूज़ का इस्तेमाल हमें इलेक्ट्रॉन की स्टेट को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट अस बिगिन विद type number 1, principal quantum number. For short, this quantum number describes the energy level or the shell of the atom. It is designated as small n. The second type is azimuthal quantum number. It is basically the angular momentum
which is designated as small l. Magnetic quantum number, which defines the orientation of electrons, designated as small m. And the fourth quantum number is about the self-rotation of electrons in any orbital, designated as small s. So let us discuss each type in detail. Now we see in the Bohr atomic model, the electrons' position what is described as energy levels, जिसको बोहर ने पुकारा था stationary states. For the sake of convenience, we see the very first energy level around the nucleus is designated as 1. This n means the principal quantum number, and for first level, which is K shell, its value is 1. The second orbit in which the electron can revolve around the nucleus, as this is the second energy level, the value of n will be 2. Similarly, for M shell, the value of n is 3, and for fourth shell, the value will be 4. So this is very clear that the principal quantum number defines the energy level, or in simple words, shell. The next very important thing to know about the number of electrons that can be accommodated in that particular energy level. The formula is 2n square. So इस फॉर्मूला से हम मालूम कर सकते हैं कि हर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते होंगे. 2n स्क्वायर, वेयर n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर हम इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 डालते हैं तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम वो हैं 2. इफ़ यू पुट n वैल्यू 2 इन दिस फॉर्मूला, देन वी गेट द वैल्यू 8. For third shell, the value is 18, and the fourth shell, 32 electrons can be accommodated. The next, azimuthal quantum number. The next quantum number is azimuthal quantum number. जैसा कि हम सब जानते हैं, और ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस ग्रुप ऑफ लाइंस थी. यानी जब लाइन स्पेक्ट्रम को इन डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कि देयर आर सम बंचेस ऑफ लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर. यानी इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में होते हुए मज़ीद डिवाइडेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, जो कि डिफाइन करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल. मीन्स दिस इज द सब डिविजन ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. अब यहाँ पर हमें देखना है कि कितने टाइप्स के हैं. एज वी नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब शेल्स, S, P, D, F. You know, there are different names for this. The S goes sharp, P goes principal, D goes diffused, and F goes fundamental. ये उन लाइंस के अपीयरेंस थी जब उनको स्पेक्ट्रम में स्टडी किया गया. तो इनके नाम रखने के साथ साथ हम ये भी सीख लें कि S सबशेल की शेप स्फेरिकल होती है, जबकि P ऑर्बिटल्स की शेप डम्बेल होती है, और D ऑर्बिटल्स की शेप सॉसेज शेप होती है, कॉम्प्लिकेटेड, एंड सो इज़ द F ऑर्बिटल. बट जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कैन बी 0, एंड it is more 1, 2 and 3, and its value depend on the value of n, and the value of L is 1 minus then n. Means the value of L for
subshell S is 0. But the value of azimuthal quantum number L is for P shell, subshell is 1. For D, the value of L is 2. And for F subshell, the value of azimuthal quantum number or L is 3. Now we see how it happens. Again, the subshell S can have only 2 electrons in it. The subshell P can have 6 electrons in it. The D can have 10 and F can have 14 electrons in total. So let us sum up again. The azimuthal quantum number defines the sub-energy levels in any atom, and its value is, it begins with the 0. The next is magnetic quantum number. There is one more point that जब spectral lines को मज़ीद स्टडी किया गया in the presence of magnetic field, तो वहाँ पर डिस्टॉर्शन देखी गई, जिसको हम ज़ीमैन इफ़ेक्ट भी पढ़ते हैं. अब ये जो स्प्लिटिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, वो उनकी ओरिएंटेशन की वजह से हुई थी स्पेस में. यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, which is generally symbolized as small m, denotes the orientation of the electrons with respect to 3 axes in space. यानी वो orientation of electron space में क्या होती है? Possibly we have 3 directions, in x-axis, y-axis or z-axis. So we have to see the magnetic quantum number defines the orientation of electrons present in any orbital in the space. But इसकी value क्या होगी? इसकी value depend करती है on the azimuthal quantum number. We see the value of n can be 0, plus n minus 1, plus n minus 2 and plus n minus 3. When the value of azimuthal quantum number or L is 0, we know this is in case of s orbital, the value of m will also be 0, because we are going to talk about the spherical orbital, which is like this. But when we are going to talk about the p orbital, the value of L is 1. So the value of magnetic quantum number will be minus 1, 0 and plus 1. As you know that there are 6 electrons that can be accommodated in p subshell. So these 6 electrons will be oriented in 3 places, in 3 directions magnetically. The last and fourth quantum number is spin quantum number. You know, the very important quantum number which defines the very hidden truth about the electron's rotation, which is also called as self-rotation. In 1925, Goudsmit and Uhlenberg suggested that electron, while moving in an orbital around the nucleus, it also rotates on its own axis, maybe clockwise like a clock, or maybe anti-clock, just opposite to the clockwise movement. This movement of electron is called as self-rotation. आपको याद दिलाऊं आसानी के लिए, इसको समझेंगे हम ज़मीन की हरकत में. As the earth is moving around the sun, at the same time earth is also spinning on its own axis. Similarly, इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द ही राउंड स्पेस में घूम नहीं रहा, बल्कि वो अपने ही एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है. और हमने आसानी के लिए बना लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो हम इसको पॉजिटिव हाफ समझेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है फिर हम इसको नेगेटिव हाफ एक्सेप्ट करेंगे. सो दिस इज हाउ पिक्टोरिकली वी कैन सी दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग anti-clockwise, or maybe this is going clockwise. So there are 2 possible spinning. For clockwise we take it as positive half, so its spin quantum number will be
positive half. But for anti-clockwise, we will be taking the same spin but with a negative sign. So with a complete satisfaction that quantum numbers are the very important numbers that defines the exact place, position, orientation, and even the rotation of electrons. So I'm leaving you with the hope that I have explained this topic well and I have helped you really to learn this topic for your exams. Wish you good luck, class, and see you in the next video. Thank you.